नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अर्पिता जी हमारे साथ हैं, हमारे बाकी साथी हमारे साथ हैं, लेकिन आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज नहीं होगा। अर्पिता जी, तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं से अभी गुजरना होगा। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और जैसा सर बता रहे थे, नार्को टेस्ट आज नहीं होना है, हालांकि मेडिकल टेस्ट उसका जरूर होना है। इसी के साथ साथ सर नए खुलासे हो रहे हैं। मोबाइल फोन मिले हैं और ये बताया जा रहा है एक से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल आफ्ताब करता था। राजीव। थैंक यू अर्पिता। सईद नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और मेहरुल्ली के इलाके में पुलिस एक तालाब में सबूतों की तलाश करे कि कुछ तो सबूत मिले। मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और एक और आज एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के एक गांव में पहुंची है आगे की तफ्तीश के लिए। अब रुक करते हैं शुभांकर का। शुक्रिया मल्लिका, राजीव, अर्पिता और सईद जी और आप सभी ने श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जानकारियां जो दी हैं, उस खबर को हम दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर जो है वो नार्को टेस्ट को लेकर है, क्योंकि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई, लेकिन आज नार्को टेस्ट नहीं होगा। जब नार्को टेस्ट होगा, शातिर दिमाग डिकोड होगा। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। जब नार्को टेस्ट होगा, झूठ सच का घालमेल हटेगा। जब नार्को टेस्ट होगा, गुनहगार हर राज खोलेगा। अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब नार्को टेस्ट होगा, आफ्ताब सिर्फ सच उगलेगा। हम आपको बता दें कि आज पुलिस को अपनी तफ्तीश में कुछ हड्डियां और एक जबड़ा मिला है और पुलिस इस जबड़े का टेस्ट करवाएगी, क्योंकि मुंबई में श्रद्धा ने एक बार डॉक्टर को दिखाया था और वहीं से इसे मैच किया जाएगा कि क्या ये जबड़ा जो है ये श्रद्धा का है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है वो ये कि नार्को टेस्ट आज नहीं होगा और कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। प्रक्रिया हालांकि शुरू की गई थी, लेकिन इस बीच पुलिस को 3 हड्डियां और मिली हैं और एक जबड़ा मिला है और अब पुलिस इस जबड़े को मैच करेगी कि क्या ये जबड़ा श्रद्धा का ही है, क्योंकि जिस तरह से आफ्ताब ने जानकारियां दी थी उसके अनुसार एक तालाब में पानी निकाला गया और वहां से कुछ हड्डियां मिली हैं, एक जबड़ा भी मिला है और अब पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये जबड़ा श्रद्धा का है या किसी और का है। नार्को टेस्ट को लेकर कुछ और जानकारियां जो हैं वो आपको देंगे मेरे सहयोगी सईद अंसारी। आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान होता क्या है देखिए। सोडियम पेंटोथल नाम की एक दवा पहले आफ्ताब को यानी कि उस अपराधी को दी जाएगी। दवा देते ही सोने की स्थिति में चला जाएगा, मतलब वो बेहोशी की स्थिति में चला जाएगा या सो जाएगा। 30 से 90 मिनट तक इस दवा का असर रहता है और लगभग 1.5 घंटे तक, आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक इसका असर रहेगा। शारीरिक मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहिए आरोपी को, जो कि ये अपराधी है, क्योंकि पुलिस को ये गुमराह कर रहा है। और सोडियम पेंटोथल की ये दवा देने के बाद ये नार्को टेस्ट होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। आफ्ताब झूठ बोल रहा है या सच, इस सवाल ने दिल्ली पुलिस को उलझा दिया है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आफ्ताब के शातिर दिमाग को डिकोड करने की है और शायद वो नार्को टेस्ट से मुमकिन हो पाएगा। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारी फॉरेंसिक साइंस है, एक लॉकआर्ट प्रिंसिपल है जो आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे। इस लॉकआर्ट प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्रिमिनल कुछ चीजें लेके जाता है, कुछ चीजें छोड़ के जाता है। कुछ एविडेंस तो फिजिकल होते हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, पर कुछ एविडेंस क्रिमिनल के माइंड में होते हैं। उनको उगलवाने का एक तरीका है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट भेजी थी। नार्को के पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे मेडिकल करवाना और बहुत कुछ,
नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को काफी लीड मिल सकती है। नार्को टेस्ट से पुलिस को काफी बड़ी लीड मिल सकती है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के दिमाग की 7 परतों के पीछे छिपे उस सच को सामने लाने वाली है, जिसके लिए नार्को टेस्ट बेहद जरूरी है। ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful which can really take out the truth from your mind। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाया। आफ्ताब सबूतों के लिए अब तक दिल्ली पुलिस को काफी गुमराह कर चुका है। मेहरूनी के जंगलों से लेकर उसके गुरुग्राम ऑफिस तक पुलिस सबूतों के लिए खाक छानती रही है, मगर अब तक उसे न तो श्रद्धा का मोबाइल मिला, न उसके सिर और धड़ का हिस्सा, न जुर्म के समय के दोनों के कपड़े और न वो आरी जिससे शव के टुकड़े किए गए। उम्मीद की जा रही है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई बाहर आएगी। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। आज अर्पिता जी नार्को टेस्ट नहीं होगा, हालांकि अदालत ने आज्ञा दे दी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी परमिशन अभी नहीं मिली। और इसी नार्को टेस्ट में जब होना है तो 50 सवालों की एक लिस्ट सही जी तैयार कर ली गई है और उसी के आधार पर अब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे सबूत हैं जो मिले नहीं हैं। जैसे वो हथियार बरामद नहीं हुआ, श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ और उसके सिर का वो हिस्सा अभी तक बरामद नहीं हुआ, तो तलाश अभी उसी दिशा में। जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा वो होश में नहीं होगा, वो सच्चाई छिपाने की हालत में नहीं होगा। टेस्ट से पहले उसे नार्को करने वाली टीम एक खास दवा का इंजेक्शन देगी। वो खास दवा आफ्ताब के शरीर में जाते ही धीरे धीरे आफ्ताब के दिमाग की 7 परतों के ताले खुलने लगेंगे और तब जांच टीम उससे सवाल दागेगी। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। उनमें 10 अहम सवाल जिनके जवाब नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस जानना चाहती है, वो इस तरह हैं। 1. क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है? 2. तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? 3. क्या तुमने श्रद्धा की बॉडी को काटा था और उसे कहां फेंका? 4. मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? 5. तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? 6. क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? 7. क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? 8. क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? 9. तुम खुद को दोषी मानते हो? 10. श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? तो क्या नार्को टेस्ट से श्रद्धा वॉलकर के मर्डर की मिस्ट्री सामने आ जाएगी? क्या जो उसने बताया है उसके अलावा भी कुछ सच है? ये सारे सवालों के जवाब नार्को टेस्ट से मिलने की पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि उस डोज के बाद मेंटली वो अगर सरेंडर कर चुका है तो वो बहुत ज्यादा देर तक उन चीजों को छुपा नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है तो उसकी मंजूरी कोर्ट ने भले ही दे दी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। टेस्ट के दौरान मेडिकल बैकग्राउंड एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनमें डॉक्टर और एनेस्थीसिया देने वाले से लेकर मनोवैज्ञानिक तक शामिल रहते हैं। चुनौतियां और भी हैं। आफ्ताब पुलिस की पूछताछ में सवालों के जवाब तो दे रहा है, लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिल रहे? और अगर झूठ बोल रहा है तो क्या गारंटी है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई बाहर आ जाएगी? जितनी आसानी से आफ्ताब ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, उससे 2 शक पैदा होते हैं। एक तो ये कि उसे पूरा भरोसा है कि वो नार्को टेस्ट में भी सच को छिपा लेगा, और दूसरी ये कि क्या उसने सबको सच बता दिया है। बहरहाल श्रद्धा के साथ आफ्ताब कितनी दरिंदगी करता था
इसकी कहानी श्रद्धा के मैनेजर और दोस्त बता चुके हैं। मुंबई की वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम से उन्होंने जो कहा वो सुनकर रूह कांप उठती है। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तो तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। आफताब ने अब तक अपने शातिराना अंदाज से सबूतों को मिटाया और पुलिस को भटकाया है। नार्को टेस्ट पुलिस उससे सच उगलवा लेगी, इस पर संदेह बरकरार है। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो आफताब के लिए पुलिस बार बार ये कह रही है कि वो हर बार अपने सवाल जो उससे पूछे गए हैं उसके अलग अलग उत्तर दे रहा है, यानी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है, और इसीलिए अब एक एक सबूत पुलिस अपने पास रख लेना चाहती ताकि कोर्ट में जाकर वो साबित कर सके। अभी तो एक और कनेक्शन सामने आया है, आफताब का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के तोश गांव में पहुंची है। जांच में यह पता चला कि 6 अप्रैल को आफताब और श्रद्धा ये तोश गांव में पहुंचे थे, और बताया ये जा रहा है कि कुछ सुराग ऐसे भी लगे हैं कि आफताब का ड्रग्स के साथ कनेक्शन था। और ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि कहीं ड्रग्स के नशे में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल तो नहीं किया। ड्रग तस्करों से जुड़ा था आफताब। श्रद्धा मर्डर केस का ड्रग्स कनेक्शन। हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में बेहद सनसनीखेज मोड़ आ गया है। ड्रग सिंडिकेट से आफताब का लिंक जुड़ रहा है। ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लिंक की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल के तोश गांव पहुंची है। ये गांव हिमाचल के कसौल के बॉर्डर पर स्थित है। हिमाचल के तोश में जांच के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। हिमाचल में पुलिस की टीम जो पहुंची है उसमें आफताब ने पहले पुलिस को बताया था कि वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गए थे। इसके बाद पुलिस ने इनके लोकेशन खंगाले और फिर पुलिस कुल्लू, मनाली, इसके अलावा 2-3 और लोकेशन जो पुलिस को मिली, वहां पर किस गेस्ट हाउस में रुके, कहां वो रुके, किस तरीके से वो वहां पर घूमने गए, उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, उन्होंने ड्रग्स तो नहीं ली, ये सारी चीजें पुलिस अब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए वो तमाम होटल्स, उन तमाम गेस्ट हाउस पुलिस की टीम पहुंच रही है, और वहां से मैनेजर हैं, जो लोग रूम सर्विस वाले हैं, जिन लोगों ने भी इनको देखा या जिन किसी से भी इनका किसी तरीके का कोई संवाद हुआ था, हर उस शख्स को पुलिस तलाश रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस को जब पता चला कि श्रद्धा और आफताब हिमाचल उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, तो उसने जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान पता चला कि दोनों हिमाचल के तोश में कुछ दिन रुके थे। सब पे बात हुई थी और उनकी ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, और वो यहाँ 6 अप्रैल को ठहरे थे सर। 6 अप्रैल को ठहरे तो 7 को वो ट्रैक करने ऊपर गए कहीं कुटला नाम की जगह पे, तो वहाँ पर कैंपिंग करी उन्होंने, तो 8 को वो निकल चुके थे नीचे को। तो उसके बाद उनका ज्यादा पता नहीं लगा, तो आज तक हमको ऐसा इसके बारे में कोई मालूम भी नहीं था। वो लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे, जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास। तो दिल्ली पुलिस अब तोश का तिलिस्म तोड़ने में जुटी है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस सूत्रों से ये जानकारी सामने आई थी कि आफताब गांजे और चरस का शौकीन है। ड्रग्स लेने के अलावा आफताब क्या ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा था, इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में की है। आफताब के फोन से तोश के कई ड्रग तस्करों के नंबर दिल्ली पुलिस को मिले हैं। तोश हिमाचल का ऐसा गांव है जहां चरस बेहद आसानी से घर घर मिलती है। यहां पुलिस भी जाने से घबराती है, क्योंकि यहां के गांव वाले गेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखते। इस वजह से ये नशे के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। अब तक पुलिस को श्रद्धा के कत्ल में मोटिव यानी इरादे का पता नहीं चला है। उसके हवाले से ये बात सामने आई थी कि 18 मई को आफताब गांजे के नशे में था और इसी नशे में उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। अब ड्रग तस्करों से आफताब का लिंक जुड़ा
तो मर्डर केस में नशे का कनेक्शन चौंकाने वाला मोड़ ला सकता है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नार्को टेस्ट की सही जी हम बात करें तो नार्को टेस्ट की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर कहा गया कुछ रिपोर्ट्स जो हैं मेडिकल वो बाकी हैं और इस वजह से इसे रोक दिया गया। लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी पेचीदा होती है और हमने शुभंकर अपने दर्शकों को समझाने के लिए नोएडा के विनायक हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स के साथ पूरा वो प्रोसेस या प्रक्रिया दिखाई। देखिए। तमाम आज तक के उन दर्शकों के लिए जो ये खबर लगातार देख रहे हैं, एक बार्बरिक हत्याकांड और उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए साइंटिफिक एवेल्युएशन जो कि नार्को टेस्ट होगा, वो क्या है, वो पूरी प्रक्रिया क्या है, उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए कि आखिर ये क्यों जरूरी है। मेरे साथ इस विनायक अस्पताल में डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का पूरा पैनल है। वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सौरभ जो कि एमडी हैं, जनरल फिजिशियन हैं, कि आखिर आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। उसके साथ हमारे पास यहां पर इस विशेष वार्ड में हमने एक डमी भी रखा है। आमतौर पर जब तस्वीरें, जो आपने अगर याद हो कि कसाब की जो नार्को की वीडियो आई थी, लगभग ऐसी ही तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी। साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर अनुज त्रिपाठी हैं जो कि एनेस्थीसिस्ट हैं, यानी ये एनेस्थीसिया देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वार्ड में हम यहां पर हैं, ये समझाने के लिए आम भाषा में कि आखिर नार्को टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में 3 तरह के टेस्ट करती है, सस्पेक्ट के साथ या एक्यूज के साथ में। एक नार्को एनालिसिस टेस्ट है जो अब किया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट की अप्रूवल के लिए साथ किया जाता है। पेशेंट की, सस्पेक्ट की खुद की अपनी अप्रूवल होती है कि हाँ, मेरी बॉडी के साथ आप इस टेस्ट को कर सकते हो। एक टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट होता है जिसको आम भाषा में सच झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी एक इसका प्रक्रिया होती है। उसके अलावा एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है। चूंकि अब आप नार्को एनालिसिस टेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें पेशेंट को एक ट्रुथ सीरम दिया जाता है, वो अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। फिर जो उसके सवाल है, वो जो क्वेश्चनायर पुलिस तैयार करती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तैयार करता है कि किस तरह के सवाल उससे पुट किए जाएं, क्योंकि अचेतन अवस्था में वो छिपा नहीं पाएगा। उन सवालों पर आते हैं डॉक्टर सौरभ। जब भी नार्को होगा, एक अवस्था होनी चाहिए हेल्थ की। अभी हम असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं फैसल को, कह रहे हैं कि कुछ तैयारियां होती हैं नार्को टेस्ट से पहले। किस तरह की तैयारियां होती हैं जिसके पहले कि आरोपी का इस तरह का टेस्ट किया जाए? देखिए, नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इसमें नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया का जो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थीसिया देता है मरीज को, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे पहले कुछ बड़े रूटीन टेस्ट होते हैं जो कि एक जनरल फिटनेस पेशेंट की असेस कराते हैं कि क्या वो ये एनेस्थेटिक एजेंट लेने के लिए उसका शरीर तैयार है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका शरीर किसी रिस्क पे आ जाए उन्हें एनेस्थेटिक एजेंट्स एडमिनिस्टर करने के दौरान। तो यही वो प्री नार्कोटिक चेकअप होता है जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, पेशेंट को हम सेफली वो एनेस्थेटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आपके पास एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज त्रिपाठी। हमें ये बताइए कि ये लीजिए माइक आपने अपने पास, मुझे ये समझाइए कि एनेस्थीसिया शरीर में क्या काम करता है। आमतौर पर हमें समझते हैं कि सर्जरी होती है, सुन्न करने के लिए लगा दिया जाता है ताकि उस शरीर के हिस्से पर दर्द ना हो। एनेस्थीसिया नार्को टेस्ट में कितना महत्वपूर्ण होता है? नार्को टेस्ट जैसे कि अभी आपको सबने बताया कि जो केस के कारण नार्को एनालिसिस हम कर रहे हैं, एसीपी जी ने आपको बताया नार्को टेस्ट हम कर रहे हैं। तो नार्को का जो मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड में एनेस्थीसिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ड्रग्स यूज करते हैं नार्को में, नार्को टेस्ट के लिए ड्रग यूज करते हैं जिसको हम ट्रुथ सीरम बोलते हैं। ट्रुथ सीरम भी बोल सकते हैं, नार्को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के बार्बिट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम थायोफेंटॉल होता है, सोडियम एमेट्रॉल होता है, स्कोपोलामिन होता है, जो कि यूज होता है। एनेस्थीसिया किसी भी पर्सन को हम देते हैं या फिर किसी भी बंदे पे हम परफॉर्म करते हैं तो उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव 3 चीजें रहती हैं। एक तो हम उसको पेन से निजात दिलाते हैं, एक उसको सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब बात आती है, अब यहाँ शुरू होता है काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। डॉक्टर पुनीत, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका नार्को टेस्ट में क्या होती है और ऐसे कौन से वो मानसिक अवस्था में वो होता है ताकि वो आपके सवालों को सुन पाए और उसका जवाब दे पाए? जब ड्रग्स पेशेंट को जब दी जाती है तो वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता है और सबकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पर्सन हर सवाल सुनता भी है और उसका इनहिबिशंस के अलावा जवाब भी देता है, सही जवाब देता है, जो है
क्योंकि जब वो पर्सन कॉन्शियस स्टेट में है तो वो अपने एनालिसिस, प्री एनालिसिस सब करता रहता है, जो कि ड्रग की वजह से वो सब खत्म हो जाता है और वो आराम से सब जवाब दे पाता है। जैसे कोई आदमी सबकॉन्शियस अवस्था में है तो हम आमतौर पर जब बात कर रहे हैं, मेरे लंबे सवालों को आप सुन और समझ सकते हैं। नार्को के टेस्ट के लिए एक आदमी जो सबकॉन्शियस अवस्था में है, उससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, सवालों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, कितने शब्द होते हैं, और वो जो जवाब देता है वो कैसे होते हैं, और उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है? सवाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो पूरा सवाल पूरे क्वेश्चन को नहीं सुन पाता, तो इसलिए उसको हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर पुटअप किया जाता है और छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को दो या तीन दफा भी दोहराया जाता है, जिससे कि हम ट्रुथ पे आ पाए। साथ के साथ हमारी ब्रेन मैपिंग भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, जिससे कि वो सब की सब चीजें उनकी सब मैच करें। वेद जी, आपने कई सारे केस में इन्वेस्टिगेशन किया है। नार्को से पहले, अगर जहां तक मुझे याद है, देखिए श्रद्धा केस में जो आफ्ताब है उससे कई सारे सवाल किए गए हैं, उसने अपना अपराध कबूला है। नार्को टेस्ट में पुलिस को ऐसा क्या हासिल होगा जो इस केस में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, या जिसका साइंटिफिक या कानूनी ऐसा मामला हो कि जो अदालत में साबित हो सके? देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन को कोरोबरेट करने के लिए या कंट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग क्वेश्चनायर जो उससे सवाल पूछे जाएंगे, उसके दौरान जो बताएगा, रिवील करेगा, उनके बिना पर कोई फैक्ट्स की रिकवरी होती है। जैसे चक्कू की रिकवरी होनी है, उसके हेड को आपने कहां थ्रो करा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कहां भेजा, आपने उसके मरने के बाद में क्या आपका रिएक्शन था, बॉम्बे कब गए, आपने इससे पहले उसकी जो प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री थी, आप श्रद्धा को कैसे जानते। कुछ ऐसे सॉफ्ट क्वेश्चंस इनिशियली पूछे जाते हैं जिससे कि ये पता लगे कि ये अचेतन अवस्था में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पुलिस के सामने आफ्ताब ने बयान दिए उनमें से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए दिए हों, और नार्को टेस्ट में अगर उसने तब झूठ बोला, वही सवाल नार्को टेस्ट में वो सही तरीके से बता सके? हाँ, बिल्कुल, इसी की कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि अदालतों में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने टेस्ट के दौरान में किस प्रक्रिया से आप गुजरे, क्या आपने क्वेश्चंस किए, उसकी क्या रिकवरी हुई, फैक्ट्स की क्या रिकवरी हुई। अब जो क्वेश्चन है, सपोज करो आफ्ताब से पूछा जाए कि आपके फादर का नाम क्या आलम था, तो वो यदि बताएगा नहीं है, सही है, तो डिसाइड होगा कि अचेतन अवस्था में पहुंच गया है, नहीं पहुंच गया। तब आप उससे एक क्वेश्चनर, जो एक सॉफ्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन होंगे, फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा कि आपने ही इसको मारा, श्रद्धा को मारा, वो उसका क्या रिएक्शन आएगा। वो तमाम चीजें आप देख रहे हैं, पल्स रीड की जा रही है, हार्ट की बीट्स रीड की जाएंगी, और उसके जो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आज डिजिटल का टाइम है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आएंगी। उसके बाद जो फर्दर लीड्स वो देगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम फिर फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। पुलिस के लिए एक रास्ता मिलता है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चीट कर जाते हैं। क्या श्रद्धा केस में ऐसी संभावना है कि आफ्ताब इस टेस्ट को भी चीट कर सकता है? जिस तरह अगर उतनी इस तरह बातें बनाई हैं, पुलिस को भी मेहनत हो रही है सबूत जुटाने में, क्या संभव है कोई ऐसी मेडिकल अवस्था में नार्को टेस्ट भी चीट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने रखा है, और ये पाया गया है कि कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नशे की अवस्था में, अचेतन अवस्था में भी झूठ बोलने की एक क्षमता रखते हैं। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भी वो ब्लफ कर सकते हैं, भले ही वो नार्को टेस्ट के दौरान हो। तो इसीलिए इसकी एक कॉरबोरेटिव वैल्यू है इस टेस्ट की, और इसको एक कोर्ट जो है वो भी ये नहीं मानता कि ये जो पल्सेस हम बॉडी पे लगाते हैं, दरअसल वो क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, और कैसे हम समझते हैं, अगर आम भाषा में समझना चाहें कि वो करते क्या है? देखिए, ये पाया गया है मेडिकल साइंस में कि जब भी कोई इंसान जो है झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो उसके जो वाइटल्स होते हैं, जैसे उसका पल्स रेट है, जो कि ये मॉनिटर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, 86 करके जो आ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। ऐसे ही साथ में ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट के, वो राइज करने लगते हैं जब कोई पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश करता है। उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो छाती का जो ये थ्रस्ट आ रहा है जब वो सांस लेता है मरीज, ये बढ़ जाता है। पसीने आने लगते हैं कुछ इंडिविजुअल्स को जब वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं।
तो ये बिल्कुल आपने सही बात रखी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आ गए हैं। देखिए, अब ये एक पूरा बड़ा पैनल है। हम आम भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस नार्को टेस्ट से हासिल क्या होगा और कितना महत्वपूर्ण है। आदर्श, एक सवाल आपसे ये कि फॉरेंसिक के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है नार्कोटिक्स टेस्ट को कंडक्ट करना, किन किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं और कानूनी भाषा में इसका इस्तेमाल जो है वो कहां तक किया जा सकता है? देखिए, कई बार जो जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो प्रिटेंड करते हैं कि हम सब कॉन्शियस स्टेज में हैं, लेकिन जबकि वो होते नहीं हैं। तो ये लोग क्या होता है, पहले से गूगल पे सर्च करके रखते हैं कि कितनी देर में होगा, या कई बार क्या होता है कि उस पर्सन की अपनी कैपेसिटी है किसी भी ड्रग को हाँ, मतलब ब्लफ किया जा सकता है, ब्लफ किया जा सकता है। लेकिन देखो, जो पहली बार जिसके साथ हो रहा है तो इतना चांसेस नहीं है कि वो कर पाएगा, बट देखो पॉसिबिलिटी उस चीज की बिल्कुल है। और अगर ऐसे केस होते हैं डॉक्टर पुनीत, तब मनोचिकित्सक का काम आता है कि अगर कोई पेशेंट ब्लफ कर रहा है नार्को टेस्ट, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उस अवस्था में भी सही सवाल पूछ के सही जवाब निकलवाया जा सके? वही जो क्वेश्चन एक दफा हमने जो पूछा है उसी को घुमा फिरा करके 3-4 दफा पूछना पड़ता है, तो उससे उसका सही आंसर निकलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, जो हम जो ये मॉनिटर पर देख रहे हैं या इनका जो ईईजी कर रहे हैं या ईसीजी कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्दे रखते हुए हम उस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या अभी भी हमारे को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, जनरली तो ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है जिसका कर रहे हैं उसको समझ ही ना आए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन में भी लेटा हुआ है। तो जनरली यस और नो या उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या आपने हथियार कहाँ रखा है, या जिससे छोटे छोटे आंसर्स मिल सके। तो वो कौन से सवाल होंगे जिन पर पुलिस फोकस कर सकती है? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की अपनी टेक्निक्स है, उसका विजडम है कि किस तरह का क्वेश्चनर वो तैयार करते हैं। पहले लीडिंग क्वेश्चन उससे पुटअप किए जाते हैं, उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो जाता है कि लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो अपने जो क्वेश्चनर बनाया है वो उसमें कम ज्यादा या अकॉर्डिंगली भी उसको फ्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आफ्ताब, तुमने ही मारा था, तुमने ही इसको मारा था, श्रद्धा को मारा था, बताइए आपने क्यों मारा। तो एकदम से उसको एकदम से कोई रिएक्ट करता है, वही रिएक्शन पुलिस को चाहिए, वो रिकॉर्डिंग। क्या इन सवालों में उस समय एग्रेशन होता है? जब पुलिस हो, फॉरेंसिक के लोग हों या डॉक्टर सवाल पूछे, क्या उसमें एग्रेशन होता है? बिल्कुल एग्रेशन होता है, बार बार पूछा जाता है, आप बताइए दोबारा उसको, बॉडी को हिला के आप बताइए आपने क्यों मारा उसको। इसी तरह जब आफ्ताब से हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे उससे तमाम चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चनर हम बना के ले जा रहे हैं वही काम आए, हो सकता है वो पहले उन चीजों का जवाब देते हो, क्वेश्चन का मायना कोई रद्द नहीं जाता। क्या मेडिकल अवस्था बिगड़ने की स्थिति भी होती है नार्को में, और अगर वो होती है वो कौन सा स्टेट होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है कि पेशेंट की उस समय जो स्थिति है, जो सब्जेक्ट है उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ जाए, तो उसके लिए पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, सारी तैयारियां रखी जाती हैं, उसी हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। उस समय पे अगर कोई दिक्कत आती है, ये जो मॉनिटरिंग्स चल रही हैं, ये सारे वाइटल पैरामीटर्स जो शरीर के हैं, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट्स हो गए पेशेंट के, उन सब की कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जाती है, जिससे कि एनेस्थेटिक एजेंट की ओवरडोज होने पर बाई चांस, वैसे तो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं एनेस्थेटिस्ट, और एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हमेशा बने रहते हैं, लेकिन तब भी अगर जरूरत पड़ती है तो एक वेंटिलेशन सिस्टम, जैसे कि हमने यहाँ भी दर्शाया हुआ है, ये हमेशा स्टैंड बाय पे रहता है। अगली प्रक्रिया, मान लीजिए अगर रुक गया, हमें दोबारा करना है, वो अगली कब कर सकते हैं, कितने अंतराल के बाद कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे बाद दोबारा से एक बार पेशेंट की ओवरऑल जनरल हेल्थ कंडीशन को असेस करके और दोबारा कंडक्ट किया जा सकता है। क्या उसके लिए उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया जाता है डॉक्टर पुनीत जैन? क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्थिति खराब हो जाती है, बीच में रोकना पड़ता है टेस्ट, तो क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसकी दोबारा की जाती है कि एक बार फिर से समझे कि वो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कंसेंट तो दे चुका है? वो उसका फिर से साइकोलॉजिकल, सारा मेंटल, सारा फिजिकल चेकअप होता है। जब वो सारे पैरामीटर्स ओके होते हैं तभी हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। तो दरअसल हमने एक आसान प्रक्रिया के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कानूनी रूप से वो कितना जरूरी है, पूरी जांच में वो कितना महत्वपूर्ण है, किस जांच को कैसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन साथ ही उन बारीकियों पर भी कि आखिर इस पूरे टेस्ट की प्रक्रिया के दौरान जो आरोपी है उससे क्या क्या से गुजरना होता है और उसके बाद कैसे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ कानून के दायरे में रहते हुए जांच को सही दिशा मिल सके। तो बिलाल, बस इतना ही हम दिखा रहे हैं तमाम सारी रिपोर्ट।